सर्वप्रथम अपने अतिथि से आग्रह करती हूँ श्री भारद्वाज जी से कि वो मंच पर आए और अपनी स्थान ग्रहण करें। श्रीमती पूनम आनंद जी से आग्रह करती हूँ कि मंच पर आकर अपने आसन ग्रहण करें। कलम रांची के इस सत्र में मैं डॉक्टर सीमा सिंह, प्रभा खेतान फाउंडेशन एहसास वुमन प्रायोजक श्री सीमेंट और अपने सहयोगियों की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 40 से अधिक शहरों में लगातार संचालित हो रही है। हम कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे कार्यक्रम करते हैं। जहां तक कलम की बात है तो अपनी भाषा अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम अब दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इस मंच पर हम बड़े सम्मानित, चर्चित और कई बार नए लेखकों और कलाकारों को भी आमंत्रित करते हैं। कलम का उद्देश्य लेखक कलाकार को उनके चुनिंदा प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ना है। मुझे खुशी है आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद अतिथि वक्ता श्री विनोद भारद्वाज जी। श्री भारद्वाज जी का जन्म 1948 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1971 में मनोविज्ञान में एमए किया। आपकी लेखन और पत्रकारिता की शुरुआत आरंभ, धर्मयुग और दिनमान जैसी पत्रिकाओं से हुई। आपने आधुनिक जीवन, विचार, फिल्म और कला जैसे विषयों पर नियमित लेखन किया और कर भी रहे हैं। आप नवभारत टाइम्स के फीचर संपादक रहे हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में 3 कविता जलता मकान, होशियारपुर और अन्य कविताएं, कहानी संग्रह, फेसबुक या लव और 3 उपन्यास सेपको, सच्चा झूठ और एक्सेस मरीज का रोग नामचा काफी चर्चित रहे। अपने एक बृहद आधुनिक कला कोश भी तैयार किया है जो बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने कला संबंधी कुछ प्रयोगधर्मी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आप भारत भूषण अग्रवाल सम्मान और श्रेष्ठ सृजनात्मक लेखन के लिए संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित हैं और वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकारिता, फिल्म निर्माण और आर्ट क्यूरेटर का काम करते हैं। अब मैं आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमन रांची श्रीमती पूनम आनंद जी को आमंत्रित करती हूं, जो आज हमारे अतिथि श्री विनोद भारद्वाज जी से संवाद करेंगे। आप सभी आराम से बैठिए और इस सत्र का आनंद लीजिए। धन्यवाद। चाहूंगी कि विनोद जी जैसी शख्सियत हम सबके बीच है, तो एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करना। बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि जब आप परीक्षा में जाते हैं या कुछ कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आपके पसीने छूट जाते हैं। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अच्छी भली मैं घूम रही थी और आज सुबह बुखार हुआ और मेरे पसीने छूट गए। तो शायद ये विनोद जी का आना और इनसे बातचीत करना, इसमें मेरे पसीने छुड़ा रखे हैं। स्वागत है विनोद जी आपका रांची शहर में। रांची आप पहले भी आए हुए हैं, ये जान के हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछ के आपको सुनना हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत सिंपल सवाल है। आप पत्रकारिता में बहुत लंबे समय से हैं, आर्ट क्रिटिक भी हैं, आर्ट क्यूरेटर भी हैं। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो क्योंकि मैं कई विधाओं में एक साथ काम करता हूँ, तो
इसलिए काफ़ी दिक्कत भी होती है चुनना कि मेरी प्रिय विधा कौन है। पर जो भी कविता लिखता हो वो अपने को कभी ही अपना केंद्रीय विधा मानेगा, ये आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो यूँ कह सकते हैं कि वो मेरी प्रिय विधा है। लेकिन कविता एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेचैन होकर आप लिखते हैं, मतलब उसको आप कभी कभी कई साल नहीं लिखते हैं, और कभी कभी लगता है कि जैसे 4 दिन में 4 कविताएं लिख दी आपने। तो आप क्योंकि 2 तरह के हिंदी में कवि हैं जो बहुत लिखते हैं, जैसे चंद्रकांत देशपाली काफ़ी लिखते थे, जयगुड़ी काफ़ी लिखते थे। लेकिन हम लोग जो हैं दूसरे मतलब विष्णु खरे वाली जो कम लिखते रहे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा उस संख्या में। हालांकि विष्णु खरे ने बाद में तो काफ़ी लिखा। तो पर मुझे सबसे अधिक आनंद आता है फिल्म देखने में, और मैं दुनिया के विश्व सिनेमा का एक बहुत बड़ा मेरा पास संग्रहालय है, जो मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप के बाद नंबर 2 संग्रहालय होगा। तो अब क्योंकि डीवीडी विधा खत्म हो रही है, तो वो फिल्म और कला, मैंने अभी प्रयाग अपनी किताब यादनामा मेमोइर की 2nd वॉल्यूम में मैंने भेंट किया प्रयाग जी को। उसमें मैंने लिखा है कि प्रयाग क्षेत्र के लिए जिनके साथ हमने अंधेरे में न जाने कितना समय बिताया, यानी फिल्म देखते हुए, और खड़े होकर कितना समय बिताया पेंटिंग देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत समय बिताया है पेंटिंग देखते हुए। तो वो इसलिए कोई एक विषय नहीं कह सकते कि मेरा प्रिय है, लेकिन कविता जो लिखता है वो, अब देखिए मैंने जब ये किताब चुनने की बात हुई तो कहानी संग्रह चुना, क्योंकि कविता में बात के लिए फिर थोड़ा सा रवि भूषण जैसे लोगों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और कथा ऐसी चीज है जिस पर काफी कई तरह से, मतलब जैसे मेरा लेखन आत्मकथात्मक बहुत है, मेरे तीनों उपन्यास आत्मकथात्मक हैं, कहानियों में भी बहुत सी चीजें आत्मकथात्मक हैं। तो इस पे बात करके बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, आप पूछिए। थैंक यू। किताब पे हम आएंगे, आपकी इस किताब पे तो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है किताब से पहले एक आपसे सवाल, जैसे कि आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो रीडिंग हैबिट्स जो होती है, आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग हैबिट्स से ब्रेन, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी प्रभावित होते? क्यों नहीं, रीडिंग हैबिट ही सब कुछ बनाती है। अब तो डिजिटल मीडियम, मतलब इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया है। जैसे आज मैं सिनेमा के बारे में कोई जानकारी चाहिए, मैं 1 मिनट में प्राप्त कर सकता हूँ। मैं गोदार के बारे में, फ्रेंच फिल्म मेकर के बारे में जानना चाहता हूँ, आज का जो बच्चा है बच्ची, वो बहुत आसानी से उसको जान सकती है। हमारे समय में जब हम लोग युवा थे तो आप समझिए कि फोटोकॉपी भी उपलब्ध नहीं थी आसानी से। तो कई बार मैंने कुछ लेखों के ब्रिटिश काउंसिल में बैठकर करीब करीब 20-20 पेज हाथ से लिखे थे, जो कोई चीज हम रखना चाहते थे। तो वो बहुत कठिन समय था। जैसे सत्यजीत रॉय ने एक बार अपनी एक किताब में लिखा है कि सिनेमा और साहित्य में फर्क ये है कि जेम्स जॉयस की यूलिसिस किताब अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, अचानक आपको पीछे जाने का मन करता है, तो पीछे जाते हुए आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फिर से उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन उनका कहना था कि सिनेमा में ये संभव नहीं है। लेकिन रॉय के समय में संभव नहीं था, पर आज वो भी संभव है। आज डीवीडी को रोक करके आप पीछे जा सकते हैं। तो एक सीन आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना है, तो एक ये चीजें आज के जो युवक को मिलती हैं वो हम लोग को तो बिल्कुल नसीब नहीं थी। और जोगिंद्र चौधरी पर भी मैं फिल्म बना रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जब मैं पहली बार फ्रेंच स्कॉलरशिप पे गया तो मुझे लगा कि मैं कभी शायद दोबारा आ भी पाऊंगा यहाँ विदेश में। मतलब आज ये है कि बहुत आसान हो गया है। अब जैसे यही कलम का कार्यक्रम मुझे अभी लंदन में करना है 25 को इसी किताब पे, तो वो संभव है, लेकिन पहले नहीं था, इतना आसान नहीं था बाहर जाना, फंड्स इकट्ठा करना, या नेट ने तो आज में फिल्म के बारे में फौरन इतनी जानकारी मुझे मिल जाती है, जो फिल्म में देखने जा रहा हूँ उसकी पूरी मैं अध्ययन कर लेता हूँ।
मैंने सीखा कहाँ से है? मैंने देखिए, ना मैंने आर्ट हिस्ट्री पढ़ी, ना मैंने फिल्म की FTI में ट्रेनिंग ली, लेकिन कैसे सीखा? मैं जब BA में था तो ब्रिटिश काउंसिल लखनऊ में जो थी, वहाँ हम लोग जाते थे और एक मैगजीन साइट एंड साउंड थी, फिल्म की जो सबसे अच्छी मैगजीन अंग्रेजी में है, उसको मैं चाट जाता था मतलब। और उसके बाद में कला की एक मैगजीन वहाँ होती थी, स्टूडियो इंटरनेशनल। फिर एक एनकाउंटर होता था जो कि विचारों की पत्रिका थी। इस तरह से लंदन मैगजीन वहाँ एक पत्रिका थी। एक न्यू सोसाइटी का कॉलम था जॉन बर्जर का, उससे मैंने कला पर लिखना सीखा। जॉन बर्जर बहुत बड़े मार्क्सवादी आर्ट क्रिटिक हैं और संभवतः सबसे अच्छे जिसको सीखना है उनकी किताब वेज ऑफ सीइंग एक है, उसको पढ़ ले तो कला के बारे में बहुत जान जाएगा। तो इसलिए एक ये मुझे मेरे विश्वविद्यालय था ब्रिटिश काउंसिल, मैं वहीं पर सबको सीख रहा था। तो आज जो है हम लोग, मैं मतलब आपको एक उदाहरण बताऊं कि 79 में मुझे जर्मन सरकार ने बुलाया, तब मैं बहुत छोटा था, 29 साल का था, और वहाँ गया और फ्रैंकफर्ट में मेरा एक पत्रकार के साथ वो था लंच, क्योंकि सरकारी मेहमान था मैं। तो मेरी उम्र देख के जो मुझे लड़की रिसीव करने आई थी, वो बोली कि फर्स्ट टेल मी हाउ डिड यू मैनेज दिस ट्रिप। मुझे लगा कि लड़का है, अभी तो अज्ञे जी आए थे पिछले बार, ये कहाँ से आ गया। तो वो जो वहां पर एक फिल्म की बात शुरू हुई, तो बार बार एक फिल्म की बात आ रही थी, लेकिन यूं ही उसका नाम वो भूल गया था पत्रकार। मैंने कहा मिडनाइट एक्सप्रेस। तो वो इतना चौंका कि हिंदुस्तान जैसे पिछड़ी जगह से आया हुआ व्यक्ति, जो कि उस फिल्म के बारे में जानता है अभी यूरोप में, जो 2 महीने पहले आई है। तो वो ही नहीं सोचता कि हम लोग कैसे पढ़ते थे, मतलब हम तो मैगजीनें पढ़ते थे और उससे ही फिल्म तो कई बार बहुत बाद में देखी। तो एक मेरा पढ़ना लिखना जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिश काउंसिल को है, या कुंवर नारायण जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, मेरी जीवन एक अजीब कहानी है कि जब मैं 21 साल का था तो मेरे दोस्त 40 साल के होते थे। कुंवर नारायण मुझसे 21 साल बड़े थे, लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे वो। और नरेश सक्सेना मुझसे 9 साल बड़े थे, वो मेरे साथ आरंभ पत्रिका निकालते थे। तो इस तरह से आज मेरे साथ उल्टी हो गई है। आज 75 साल के हैं तो मेरी सारी दोस्त 35-40 के हैं, मतलब तो इसलिए शायद वो उल्टा जो होता है कभी कभी जीवन में वो है। तो इससे ये है कि मेरी सिद्धांत है कि जब आप बुजुर्ग हो जाइए तो आप कभी बीमारी के बारे में मत बात कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग जब मिलते हैं शाम को तो उनके अधिकांश समय डायबिटीज और दूसरे ब्लड प्रेशर से सीमित होता है। तो जो 35 साल के लोगों से दोस्ती रखेंगे तो आपको इस तरह की चीजें नहीं सुनने को मिलेंगी। ये मेरा सुझाव है। बहुत अच्छी बात जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी लगा कि मुझे अपने बारे में बताना नहीं चाहिए, मैं बुखार है, कम से कम आप मुझे बुजुर्ग तो नहीं कहते। थैंक यू। मुझे लगता है आपने जैसा बताया कि आपके समय में आप लोगों ने किताबें पढ़ के, ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ाई करके, ये सारी चीजों से पढ़ के आज आप यहाँ हैं। तो शायद आपके जीवन में जो आपने नहीं देखा या देखा है और आज जो देख रहे हैं, इन्हीं सब चीजों की वजह से आपने इस किताब का नाम रखा है क्या फेसबुक के अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक फेसबुक के काल में आ गए हैं। बहुत से हमारी एक ग्रुप के लोग फेसबुक से दूर रहते हैं, मैं जानता हूँ। मेरे ख्याल तो नहीं होंगे फेसबुक पर। तो फेसबुक एक ऐसी दुनिया है जो अगर आप उसका बहुत मतलब समझदारी और चालाकी से उसको यूज करें तो उसके बहुत लाभ हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। तो आपको कैसे उससे बचना है तरीका है। तो फेसबुक या लव मेरा एक सचमुच का मैंने अनुभव जाना किसी से, और थोड़ा सा हमने अपने आप भी महसूस किया कि एक लड़की मतलब एक पुरुष को बराबर उसके साथ मैसेंजर में संवाद रखती थी, तो वो उसके प्रेम में पड़ जाता है, उसके शहर उसे मिलने जाता है। आखिर में जब मिलने जाता है तो वो कहती है कि उसे अचानक बताती है कि तुम्हें ये नहीं मालूम है मैं पोलियो का शिकार हूँ और मैं व्हील चेयर पे हूँ, क्योंकि फेसबुक की दुनिया में उसके व्हील चेयर पे प्रॉब्लम नहीं थी। अब लेकिन वो एक्चुअली मिलने आ गया
उसको, तो वो एक रियलिटी है। फेसबुक की रियलिटी कई बार होता है, लेकिन आज मेरे कई दोस्त फेसबुक से बने हैं, जिनसे फिर मिलना भी होता है, जिनसे संवाद होता है, घंटों बात होती है। तो ये भी संभव है। जैसे युवा कई कवियत्रियां हैं, जैसे ज्योत्सना बनर्जी है, आगरा में रहती है, वो बहुत सी कविताएं लिखती है। तो फेसबुक से मेरी इससे दोस्ती हुई, फिर हम लोग काफी बातें करने लगे, फिर वो दिल्ली भी आने लगी। तो एक तरह से आज आपका रियल संवाद हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा उसको सावधानी, क्योंकि आजकल फेसबुक गैंगस्टर के हाथ में भी है। ऐसे ऐसे लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि एक पूरा गैंग होता है, तो इसलिए वहां सावधान होने की जरूरत है। लेकिन फेसबुक या लव तो देखिए कैची टाइटल है। इसकी जो सबसे चर्चित कहानी थी एक जमाने में, इंडिया टुडे के वार्षिकी में छपी थी, अभिनेत्री। अभिनेत्री एक रियल पात्रों पर आधारित है, लेकिन उसमें स्त्री की जीवन के बारे में बहुत केंद्रीय कई बातें हैं। आपने शायद पढ़ा हो तो मेरा एक सवाल भी है उस आपकी अभिनेत्री से। वो अभिनेत्री नहीं थी, चितेरी थी वो। चितेरी थी, बिल्कुल सही बात है। हम उस पे आएंगे। उसके पहले जैसा कि आपने बताया कि फेसबुक या सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीज आप बता रहे हैं उसके बारे में। आजकल तो पूरा जीवन ही है, तो आप फेसबुक क्या है? मतलब आपके हिसाब से सोशल मीडिया ही एक तरह से जीवन का दूसरा ऑल्टरनेट बन गया है लोगों के? नहीं, उसमें आप बहुत सीख भी सकते हैं। देखिए आज मुझे कितना कुछ जो है फेसबुक की लिंक से मालूम पड़ता है। अगर अच्छे दोस्त हैं आपके, मतलब विद्वान लोग हैं या प्रखर लोग हैं, तो वो लोग जो पोस्ट बनाते हैं उससे आप बहुत आजकल आप कविता संग्रह हम लोग पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि कविताएं सारी फेसबुक से पढ़ते हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया की बात होती है, तो सोशल मीडिया की जो भाषा है, आप लोग जो भाषा लिखते रहे हैं, और सोशल मीडिया की जो भाषा है वो आज के समय, आज के युवा या आज के समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए भाषा तो बदल रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, एक तो हम लोग हमारे जमाने में अगर हम कविता लिखते थे, एक लघु पत्रिका में छपती थी और वो डिलीवरी होती थी 1 महीने में, फिर उसके बाद चिट्ठी आती थी। लेकिन आज आप 2 मिनट में आपकी कविता न्यूयॉर्क में भी पढ़ी जा सकती है और जर्मनी में भी पढ़ी जा सकती है। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि फेसबुक में जो कवियत्रियां अपने फोटो लगाती हैं अच्छे, उनकी लाइक बहुत होती है। वो कविता की लाइक है या उनके फोटो की लाइक है, आप बता नहीं सकते हैं। तो वो मैंने कई बार देखा है। एक बार मैंने अपनी दोस्त से कहा भी, मैंने कहा कि जब तक मैं लिखूंगा आपकी तस्वीर की, मतलब कि आपकी तस्वीर अच्छी है, अब तब तक 500 लाइक आ चुके होंगे मेरे लिखने तक, यानी कि। तो एक ये भी है कि उससे धोखा भी होता है, लेकिन अच्छी कविता तो पहचान जाएंगे आप। अगर कवियत्रियां तस्वीर के बिना कविताएं लगाएं तो बेहतर हो। आपने कवित्रियों की बात करी, कवियों की बात नहीं की कि कवित्रियों की कवि लोग अपनी तस्वीर ही लगाते नहीं लगाते। वो हम लोग क्या करते हैं, कोई पेंटिंग लगाते हैं। आपकी इसी बात से मैं वापस इस किताब में आती हूँ कि आपकी इस किताब में एक कैसे बताऊं, इस किताब में महिलाओं के हर एस्पेक्ट पे महिलाओं, जैसे आपने अभी तस्वीर की बात करी है, तो महिलाओं के हर एस्पेक्ट पर कुछ, मुझे लगता है कि उसको मैं कुछ अधिक कह सकती हूँ कि कुछ अधिक छींटाकसी ही शब्द यूज करूंगी मैं शायद इसको, कि कुछ अधिक छींटाकसी है महिलाओं के हर शब्द पे। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली वीमेन को समझना हमारे समाज में बहुत ठीक से समझा नहीं गया है। तो वो छींटाकसी जैसे आप कह रही हैं, दरअसल वो उनकी दुनिया के वो सवाल हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। जैसे अभिनेत्री कहानी बताऊं, वो एक रियल पेंटर है जिनके पति बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत नामी प्रिंट मेकर हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। वो आप ये सोचिए कि उन्होंने अपनी पत्नी से, उनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने उससे प्रेम विवाह किया और मैं क्योंकि वहाँ लखनऊ में उन लोगों का मित्र बन गया तो मैं उनके घर बहुत जाता था। तो पति बहुत
केयरिंग था। तो उसने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए उसने उसको दिल्ली भेजा। उसने मतलब आर्थिक साधनों की मतलब जुटा के कि मेरी पत्नी और आगे बढ़े, लखनऊ के बंद उसमें ना रह जाए, जो कला की दुनिया तो बड़े शहरों में ही। तो वो जब वहां गई तो वहां बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मिल गए उसे, बड़े कलाकार मिल गए, तब उसे अपना पति घरेलू रखने लगा। क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहानी ये कहती है कि वो आगे तो बढ़ी, अगर वो उसके अपने पति के सिस्टम से बाहर नहीं आती तो आगे न बढ़ पाती। तो उसमें सारी जो बुनियादी समस्या है कि हस्बैंड केयरिंग है, उस पत्नी को बहुत प्रेम करता है, उसको आगे बढ़ाने की सोचता है। उसमें जो एक इंसिडेंट है जो होटल वाला, वो सचमुच मेरा जीवन का वो हिस्सा है कि मैं तब 18-19 साल का था, वो लोग शादीशुदा थे, उनके कुछ कलकत्ता दिल्ली से इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट आए, तय हुआ कि अल्मोड़ा घूमेंगे। उसमें होटल में 2 कमरे बुक थे। तो एक आम बात है कि 3 लोग रुकेंगे, जो बाकी शादीशुदा जोड़ा जो है एक कमरे में रुकेगा। लेकिन पत्नी ने कहा, जाके होटल में कहा कि विनोद और फला और मैं एक कमरे में रुकेंगे और पति और एक और वो दूसरे कमरे में रुकेंगे। तो मैंने सोचा शायद आधुनिक जमाने में ये परंपरा है कि पत्नी पति के साथ नहीं कमरे में रहती, शायद आर्टिस्ट मॉडर्न आर्टिस्ट हैं। तो अंत में उससे उनकी तलाक की वो हुई। तो ये आखिर में मेरे आप कहानी को अगर ध्यान से पढ़िए, उसमें ये कहा गया है कि जीवन, क्योंकि मैंने मालर एक बहुत फेमस म्यूजिशियन था, बहुत ही फेमस, अल्मा मालर उसकी पत्नी ने उसके संस्मरण लिखे थे, जो मैं उन दोनों पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है। तो उसमें संस्मरण में उसने कहा था कि जीनियस जो होता है उसके साथ रहना एक बहुत बहुत कठिन काम। जैसे दोस्तोयेवस्की की पत्नी थी, टॉल्स्टॉय की पत्नी थी, आप सबके देख लीजिए। तो वो जो है उसमें कहीं ना कहीं अल्मा मालर ने सवाल किया था कि कला बड़ी है या जिंदगी, क्योंकि जिंदगी तो आप लूज कर रहे हैं ना, आपकी जिंदगी तो जा रही है। एक जीनियस पति है, अब टॉल्स्टॉय जो है उनके मतलब अजीब अजीब वो थे, मतलब उनको गांधी जी के साथ जोड़ के देखें तो अलग है, लेकिन उनके दूसरे एक्सपेरिमेंट देखें तो पत्नी के लिए कितना मुश्किल रहे होंगे। तो एक जीनियस, कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि जीवन में सफलता उसे इसलिए मिली कि वो रिबेल हुई। अगर वो लखनऊ के उस जगह पे रह जाती तो वो साधारण पेंटर बनती, दिल्ली में आकर वो बड़ी पेंटर बनी। लेकिन एक अच्छा पति वो मारा गया। अब इसको क्या कहेंगे, मतलब चुनाव क्या करा जाए, कला के लिए किया जाए या जीवन के लिए किया जाए, ये सवाल है उस कहानी में। और ज्यादातर मेरी कहानियों में यही सवाल, ऐसे ही सवाल आपकी कहानी में। इसी से आता है जो अनुराधा जो इसमें है अभिनेत्री, तो अनुराधा की जीवनी की जब बात आती है, वो जीवनी लिखने को कहती है, तो उसमें कुमार का जिक्र ना करना, ये भी सच्चाई है। मैं फिल्म बना रहा था उसी पेंटर पे। या कहना चाहिए जैसे आपने बताया कि वो पेंटर थी, महिलाओं की या कला की, किस भाव को दर्शाता है कि कोई एक चीज को छिपाना, ये रियलिटी को दर्शाता है। देखिए, मैंने उसी पेंटर पर एक दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाई थी, मतलब मैं उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट था। शूटिंग में गया तो ये बात आई कि बायोडाटा में पहले पति का जिक्र किया जाए या ना किया जाए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि उसका नाम जाए इसमें, कि वो मेरा पहला पति था। गलत है। पिकासो की जीवन में कितनी महिलाएं आई हैं, सबके रिकॉर्ड हैं, एक नहीं है, कई हैं, कई शादी भी की, कई से शादी नहीं भी की। तो आपके रिकॉर्ड को नहीं खत्म करना चाहिए, वहां पर मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इसमें सवाल ये नहीं है कि वो महिला होने के कारण क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आपको ये पुरुष भी कई करते हैं, वो अपनी पत्नी को, अगर उनको लगता है गांव में रहती थी, मैं कितने बड़े बड़े हिंदी के लेखक हैं, कमलेश्वर थे, धर्मवीर भारती थे, इन्होंने पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी साहित्यिक सांस्कृतिक पत्नी से शादी करके पहली पत्नी को काफी वो भी किया। अब कांता भारती ने पूरा उपन्यास लिखा है इस पर। तो इसलिए ऐसा भी है कि कई बार है, जैसे मेरी जब पत्नी मुझे बहुत प्यारी थी, बहुत सांस्कृतिक थी, बहुत सुंदर थी,
लेकिन जब मैं साहित्यिक दुनिया में घूमने लगा तो किसी एक कवयित्री के साथ जुड़ गया, तो मेरे मंगलेश जी ने मेरी पत्नी को फोन किया कि सावधान रहना, क्योंकि ये लोग लेखक लोग तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेरा कहना था, मैं उस पत्नी के लिए कमलेश्वर जी और भारती जी का अनुभव प्राप्त थे। मुझे लगता था कि पत्नी को ऐसे छोड़ना बड़ा उसके साथ अन्याय है। आपको जीवन में आपकी सफलता में लोग मिल गए ना, आपको उस पत्नी को उसके साथ तो वाकई अन्याय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांता भारती ने सबको सही सच लिखा होगा, क्योंकि कांता भारती खुद भी एक लेखिका थी, पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गांव में रहती हैं। मैं ऐसे कई पेंटर जानता हूँ बिहार के खास तौर पे, जो कि अपनी पत्नी को गांव में अपनी माँ की सेवा के लिए रखते हैं और शहर में वो अपनी दूसरी चितेरियों के साथ दोस्तियां करते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आती हैं कहानियों जीवन में। आपके तो सांस्कृतिक पत्नियां ही ज्यादा होती हैं। ये कहा जा सकता है कि पत्नियों की परिभाषा भी अब बदलनी शुरू हो गई है। चाहे जितना उदार हो जाए पत्नी की सक्सेस में, जबकि पत्नी अपने पति की सक्सेस को टॉलरेट करती है, बल्कि उसे सेलिब्रेट करती है। अब ये कि आईएएस हैं मृणाल पांडे के हस्बैंड, जो कि पत्नी को आगे बढ़ाने में, जैसे मनु पारेख ने अपनी पत्नी मार दी। इस किताब के एक पैराग्राफ में भी है, मैं दर्शक की किताब पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो 2 पंक्तियां मैं जरूर पढ़ के आप ही पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा रीडिंग क्लास उधर है। नहीं, एक कहानी है, उसमें 2 पंक्तियां हैं इसमें कि कोई बातचीत के क्रम में बात हुई, तो उसने कहा पर उस कमबख्त की एक बात में दम था। बोला, मर्द होना एक पोजीशन है, औरत जब उस पोजीशन पर बैठ जाती है तो वह भी एक मर्द हो जाती है। मर्द की सबसे बड़ी जीत इसी में है कि वह औरत को इस पोजीशन पर बैठा दे। तो आपने जो अभी कहा उस बात में और इस बात में थोड़ी सी इत्तेफाक होती है, तो इसको आप क्या? सारी जो लड़ाई चल रही है उसमें पत्नियां जो हैं उनको अपना कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि पति को लगता है कि अगर पत्नी जो है वो ऐसा कुछ मतलब इच्छा प्रकट करेगी तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। जबकि ये सेक्सुअल रिलेशन की हिस्ट्री क्या है, तो ये है कि दोनों को अपने ढंग से इमेजिनेटिव होना है और अपने को एक्सप्रेस करना है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है हमारे हिंदुस्तान के पत्नी के ऑर्गेज्म, इसको लेके एक अनुशक्ति सिंह ने फेसबुक में बहस चलाई थी, बहुत उसको गालियां सुनने को मिली थी कि मतलब ऑर्गेज्म की बात कर रही है ये स्त्री। तो मेरा ख्याल है कि ये उस तरह से देखा जाना चाहिए। आपकी इस किताब में महिलाओं की जो भी बातचीत है, तो इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद में यही समझ में आया, बोल्ड ब्यूटी विद ब्रेव जो कहा जाता है, ब्यूटी विद ब्रेव। तो इसमें आपके उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बोल्ड भी जोड़ना चाहिए। तो महिलाएं बोल्ड ब्यूटी विद ब्रेव अगर हैं तो वो बिल्कुल सही है। नहीं, क्या बुरा क्या, अगर बोल्ड हैं, ब्यूटी हैं, आपको क्या लगता है कि वो कोई खराब बात है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, कभी नहीं। लेकिन आपकी बहुत पुलिस देख रहे हैं। लेकिन आपकी किताब में जितना पढ़ा मैंने अब तक, जितनी किताब कहानी है दूसरी पत्नी, ये देखिए मेरी ज्यादातर कहानियां रियल घटनाओं पर आधारित। उसमें 1-2 आर्टिस्ट थे उड़ीसा के जिनको हम लोग होमो समझते थे, क्योंकि वो लोग बहुत साथ रहते थे, उनके वो था। फिर उनकी शादियां होती हैं, तो उसमें ये है कि वो क्योंकि उसका रिलेशन उसके साथ एक होमो टाइप का है। शादियां देखिए होमो बहुत कर लेते हैं, लेकिन अपनी आईडी को उस तरह से रखते हैं। तो उसमें वो जो है उससे एक बार कहता है ना नशे में कि अगर तुम उसके साथ सोना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उसे उसके साथ एक प्रेम भी है। वो जब ये डिसीजन लेती है एक दिन, जब उसका पति पियक्कड़ हो जाता है, मारने लगता है, वो उसके पास चली आती है, क्योंकि उसने कहा था बस मुझे बताना नहीं। आपको बताऊं, मार्सेलो मास्ट्रोयानी इटली का बहुत बड़ा एक्टर, वो बहुत वुमेनाइजर था। ज्यादातर महान लोग वुमेनाइजर होते हैं। उसके बाद उसको क्या हुआ कि उसको न्यूयॉर्क टाइम्स की एक महिला ने इंटरव्यू किया, उसमें उसने पूछा कि आप वुमेनाइजर मतलब हैं, सब जानते हैं, अगर आपकी पत्नी मर्दखोर हो जाए तो आपका क्या विचार है?
ये उसने उससे सीधा पूछा, ब्लंटली। उसने कहा, मैं बस उसके मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं जानना नहीं चाहूंगा कि वो ऐसा कर रही है। यानी कि आप चुप रह करके अपने उसको, ये भी पुरुष की चालाकी है, आप यूं देख सकते हैं। लेकिन कई, मैं जैसा कह रहा हूं कि मर्द एक पोजीशन है, स्त्रियां मर्द हो जाती हैं तो वो भी उतनी ही खतरनाक है जितने मर्द होते हैं। आपने सवाल खुद ही बता दिया कि उन्होंने पूछा। मेरा भी यही सवाल होता है कि उनसे ये सवाल पूछा जाए कि अगर आपकी पत्नी मैन ईटर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये आज का समय है कि हम सब यहाँ बैठ के, मैन ईटर नहीं, मर्द खोर। एक ही बात है। आप नहीं फर्क है दोनों। ये आज का समय है। मुझे लगता है कि समय का परिवर्तन शायद इसी को कहते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले या जब आपने लिखना शुरू किया होगा, आपने किताबों में भी पढ़ा है, तो उस वक्त इस तरह की बातें शायद छुपके मैं साइकोलॉजी का आज हम सब यहाँ बैठ हम के लोग फ्रॉइड पढ़ते थे, फ्रॉइड की किताबें पढ़ के हम लोग एडिट कर रहे थे, तो वहां पर सेक्सुअलिटी पे बड़ा खुला डिस्कशन होता था, ऐसा नहीं है। फिर मैं जो फिल्में देखता था वो बड़ी, टाइम बदल गया था, 71 के बाद से सिनेमा बहुत बदल गया था, उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बड़े ओपन हो गए थे, तो इसलिए वो दुनिया बदल गई। आज तो भारत में भी बहुत कुछ आप देखिए, सिनेमा में बहुत परिवर्तन आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसका सबसे जीवंत उदाहरण है OTT प्लेटफॉर्म जिसपे हम सब देख रहे हैं। इस किताब से हटके एक सवाल है, विश्व के कला जगत में भारतीय कलाकारों की बहुत चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? अब देखिए, ऐसा है कि जब कला का इतिहास बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो कुछ देश उसको मोनोपोली रखते हैं और कुछ गैलरियां करती हैं, कुछ ऑक्शन हाउस करते हैं। जैसे ऑक्शन हाउस में सदबी है और क्रिस्टीज है, ये तय करते हैं कि हमें किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है, किसके प्राइस बढ़ाने हैं। उन्होंने अगर सुबोध गुप्ता को चुन लिया तो ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुबोध गुप्ता अकेले ऐसे कलाकार हैं जो कि हुसैन से भी अधिक लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय मतलब मनी वाइज, हुसैन को खरीदने वाले NRI थे या अरब कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन सुबोध गुप्ता को फ्रेंच बहुत बड़ा कलेक्टर जो है, जिसकी क्रिस्टीज है, वो खरीदता है। तो कहीं ना कहीं कला की दुनिया जो है उसके पीछे देखिए एक मनी इन्वॉल्व है, उसमें मनी को एक प्लान किया जाता है। ये सारे ऑक्शन हाउस जो हैं, मैं तो काफी जानता हूँ उन ऑक्शन हाउस के बारे में। अगर मेरा उपन्यास जो अंग्रेजी में भी आ चुका है, सेपक्कू एक जापानीज वर्ड है। सेपक्कू जो है वो हाराकीरी का एक दूसरा वो नाम है। उसमें जो सामुराई अपने गौरव के लिए वो अपनी आंख काट लेता था, मर जाता था, आत्महत्या कर लेता था। तो अमेरिका में एक शब्द चलता है कॉर्पोरेट सेपक्कू, जब बिजनेस में आप आत्महत्या करते हैं। तो कला में उसमें उस नॉवल में यही है कि एक कलाकार गांव से आता है, दो कलाकार दोस्त हैं, एक जो है वो बहुत सफल हो जाता है और एक जो कि मतलब चूंकि आपको वो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। अगर आज बहुत मुश्किल है कि अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, रांची मतलब जयपुर एक थोड़ा सा अपवाद है, लखनऊ या यहाँ पर कलाकार संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, उसको गैलरी सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के वही कलाकार सफल हैं जो उस गैंग में शामिल हो पाते हैं। कला की दुनिया जो है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आज इसको करोड़पति। अब गाय तोंडे की एक पेंटिंग 28 करोड़ की हो गई, तो 28 करोड़ की कैसे होगी? कला तो कला है ना, मान लीजिए उसको हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ और 28 करोड़ में क्या फर्क है। कला बाजार को अगर आप देखेंगी तो आश्चर्य होगा कि एक कलाकार अचानक 1 करोड़ से 28 करोड़ कैसे हो जाता है। क्या उसमें उसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है, जो कि आपको पता है कि जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है और 10 तक वही है, तो 11वें नंबर पे दूसरा होता है। इसी तरह से दुनिया में जो सबसे अधिक मनी का लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है वो है ड्रग।
और दूसरे नंबर पे है कला। लेकिन दोनों में 10 का फर्क है, जो अमिताभ और उसका है। तो इस कॉम्प्लेक्स मतलब कला की दुनिया में तो मनी को मैनिपुलेशन बहुत है, और अच्छी कला को भी अंत में मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे पिकासो का एक बड़ा फेमस उदाहरण है कि एक अमेरिकन बायर आया, उसने एजेंट से कहा फ्रांस में कि मुझे रोज पीरियड का एक काम चाहिए। तो उसने कहा, क्योंकि पिकासो ने एक जमाने में ब्लू पीरियड, रोज पीरियड असली काम थे, बड़े उसके महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो उसने कहा कि जो उसका खान व्हीलर, जो उसका एजेंट था, उसने कहा वो तो काम मिलते नहीं, अब खत्म हो गए हैं। तो उसने पिकासो को फोन किया कि भाई ऐसा ऐसे कोई एक अमेरिकन बायर है, वो मांग कर रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं एक और बना देता हूँ रोज पीरियड। तो यानी कि आप कला बाजार एक खास तरह से काम करता है, उसमें बड़े बड़े मतलब अच्छे लोग। गायतोंडे तो मैं अपने जीवन में बहुत कम लोगों से बात करते थे, चुप रहते थे। मैं तो उनको देखता था गैलरियों वगैरह में 90 के दशक से। लेकिन आज उनको अगर मालूम पड़े कि मेरा जीवन ऐसा हो गया है, तो शायद वो मतलब जैसे वैन गॉग के बारे में यही कहा जाता है कि वैन गॉग तो पूरे जीवन में एक पेंटिंग बेच पाया, और आज वो सबसे महंगा पेंटर हो गया है। तो कला की दुनिया जो आपको उसके लाभ भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। आज डॉक्यूमेंटेशन कला के पैसे के कारण हुआ है, अदरवाइज तो डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं। तो जैसे आप ही की बात से ये हम लोग समझ में आया क्योंकि आम आदमी कला की दुनिया को शायद कला की दृष्टि से ही देखता है, उसमें बाजार नहीं देख पाता है। उसका उदाहरण ये है, देखिए आज से 40 साल पहले लोग अच्छे मध्यवर्गीय परिवार, उच्च मध्यवर्गीय प्यार अपने बच्चे को आर्टिस्ट नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था आर्टिस्ट क्या है, दारूबाज थैला लेके घूमेगा, जिसकी जिंदगी बर्बाद होगी। तो उसे मेरे फादर मुझसे कहते थे, वो बैंक में थे, कि तुम्हें ये नौकरी क्या मिलेगी, तुम कविता लिखने लगे हो, ये सब करोगे, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो यानी क्लर्क की नौकरी भी बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। तो हम लोग पत्रकारिता में चले गए, क्योंकि उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा मौका दिया। पर असल में आज जो है वो तो आप देखिए, जितने अमीर घर है अपने बच्चों को ट्यूशन दिलाते हैं महंगी महंगी आर्टिस्ट बनने के लिए। अब आर्टिस्ट आवारा नहीं है, अब वो एक बड़ा महंगा बिकने वाला। इसीलिए जो नए कलाकार हैं वो आपको आर्टिस्ट कम लगते हैं, वो बैंक मैनेजर ज्यादा लगते हैं। कला की परिभाषा माने कलाकारों की परिभाषा बदल गई। अब वो झोला वाले छवि बदल, हाँ, छवि बदल गई है। वो झोला वाले कलाकार नहीं है, अब बना के रखा रहता है वैसा ही झोला। अच्छा, बना के रखा है। इमेज बना। आपकी बारी आएगी, आपके पास में सवाल जमा हो गए मुझे लगता है। हाँ, मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया। उनका टाइम का ध्यान, क्योंकि उधर से अगर आवाज आने लग जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि समय खत्म होने को आया, क्योंकि जो दर्शक बैठे हैं ना उनके मन में भी बड़े सवाल आते हैं। आपको आपने बहुत सी बात बताई, जैसे आपने बताया कलाकार की पेंटिंग्स और ये। एक सवाल, आप जैसे कि ग्राफिक आर्ट में भी बहुत काम करते हैं, पोस्टर्स अभी हाल फिलहाल में कहीं मैंने देखी आपके, आप पोस्टर्स को बहुत, कवर को बहुत प्रोमिनेंस देते हैं। तो वो जो प्रोमिनेंस देते हैं उसको देने का क्या कारण है? उसमें मैंने पढ़ा है, आपने क्या कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बैठे लोग भी सब जानना चाहेंगे कि क्यों उतना प्रोमिनेंस देते हैं उसको। मतलब आपका मतलब ये कि बुक कवर में, बुक कवर है, पोस्टर है, मूवीज में जैसे आप करते हैं तो उसके पोस्टर्स हैं, उन सारी चीजों पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत मुझे लगता है कि जैसे पेंटिंग अगर अच्छी हो, आप चुनाव जो करेंगे अपने थीम के हिसाब से, तो बहुत इलस्ट्रेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स ढंग से कहने के लिए कोई पेंटिंग या प्रिंट या वो अगर कवर पे रहेगा तो ज्यादा अच्छी ढंग से कहेगा। कवर मतलब आमतौर पे प्रकाशक जो हैं वो क्या करते हैं कि आपको एक बता देते हैं कि ऐसा बनाइए कवर, मतलब एक लड़का बना दीजिए, एक लड़की बना दीजिए, या ऐसा कर दीजिए। लेकिन मैं चुनता हूँ पेंटिंग, और वो पेंटिंग को मैं एक तो इंडिपेंडेंट चाहता हूँ कि उसकी इमेज हो, आपकी कहानी को सिर्फ इलस्ट्रेट ना करे।
फेसबुकिया लव का मतलब ये नहीं है कि उसको इलस्ट्रेट करें। मैं एक कलरफुल कवर दिया मैंने, तो वो एक अलग कहानी कहता है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि जैसे सेपक्कू का कवर है अंग्रेजी में हार्पर कॉलिंस में, तो उन्होंने उसका एक अमेरिका में रहने वाला मराठी आर्टिस्ट है जो बहुत सक्सेसफुल है, उसने बनाया कवर। तो उसने उसमें से एक थीम लेकर के तोते की और एक मॉडल है आर्टिस्ट की, उसने उसको तो दोनों तरह से कवर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि आपके जीवन पूरा जो जीवन आपने अभी तक निकाला है उसको एक पंक्ति में या उस पर कोई किताब लिखे तो उस किताब का क्या नाम रखेंगे आप? बड़ा मुश्किल है ये कहना। मेरी जो किताब जो बहुत ज्यादा चर्चित हुई थी फेसबुक के कारण, कि उसमें मैंने किस्त उसकी छपती थी, और मैं उन दिनों ये जो कोविड पीरियड था लॉकडाउन का, उन दिनों लिख रहा था। तो 8 बजे या 9 बजे तक अगर मैं उसको लगाता नहीं था उस दिन का संस्मरण, तो लोग जो है मुझे मैसेज देना शुरू कर देते थे कि आपने अभी तक वो आज की किस्त नहीं लगाई। तो वो होता है कि आपको, उसका नाम है यादनामा। वो नाम भी कृष्ण कल्पित ने मुझे सुझाया था, जो कि यहाँ भी शायद कभी दूरदर्शन के अधिकार। तो वो यादनामा जो है वो कहीं ना कहीं जीवन का, आप कहीं जो मेमोरीज है ना, मुझे लगता है कि जैसे मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, तो मैं मुझे दुनिया का एक रोम ऐसा शहर लगता है जहाँ मैं घूमता ही रहूं। मुझे पेरिस से भी अधिक अच्छा रोम लगता है। तो उसको आप जब असहाय हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आप आखिरी समय में आ जाएंगे, तो वो मेमोरीज आपको जीवन दें। टाइम है और सवाल पूछ सकते हैं? 5 मिनट चर्चा की है, तो ये बताएं कि भारतीय चित्रकारों पर क्या दुनिया के अन्य कलाकारों का प्रभाव है? क्यों नहीं, बहुत है। पिकासो, पॉल क्ले, इन सबका बहुत प्रभाव है। और आज सूजा जो कि बड़े भारतीय कलाकार हैं, वो पिकासो से बहुत प्रभावित थे, हुसैन बहुत प्रभावित थे, स्वामीनाथन पॉल क्ले से प्रभावित थे। तो अलग अलग हर एक के गुरु होते हैं, और जो गुरु हैं वो ज्यादातर बाहर के नहीं। कई गुरु आखिर पिकासो ने अफ्रीकन आर्ट से सीखा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है जो आधुनिक कला की शुरुआत माना जाता है, डेमसेल्स ऑफ एमियो, वो तो अफ्रीकन मॉडल है सारे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखते किसी। इंडियन आर्ट से बहुत लोगों ने सीखा, तांत्रिक आर्ट से बहुत सीखा गया है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। इंडियन आर्ट की बात आप कर रहे हैं, तो इंडियन आर्ट में हमारे बहुत फेमस मूर्तिकार, जैसे प्राचीन श्रेष्ठ मूर्तिकार और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार रहे हैं, तो उनकी पहचान दुनिया में क्यों नहीं हो पाई बहुत ज्यादा? वही ना, पूरा सिस्टम देखिए ऐसा है कि रवि वर्मा तो एक अलग तरह की दुनिया के कलाकार थे जिन्होंने कि वेस्ट से मुहावरा सीखा। बंगाल स्कूल तो उनको आर्टिस्ट ही नहीं मानता था, वो कहते थे ऑयल पेंटिंग बनाते हैं ये लोग, तो एकेडमिक सिस्टम की वो है। लेकिन आज लोग मानते हैं कि वो एक तरह के फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट थे। अब भाई पश्चिम की बात, तो पश्चिम की अगर हम दादागिरी से चलेंगे तब तो फिर आपको बहुत मुश्किल है। सुबोध गुप्ता को उन्होंने मान लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब वो तो एक समय है, वो मतलब एक बार एस्टैब्लिश हो जाए। जैसे गायत्रोंडे क्यों इतना अचानक मशहूर हुआ, क्योंकि वो गगनहाइम म्यूजियम ने उसका एक शो किया वहाँ बहुत बड़ा, क्योंकि गगनहाइम में कोई शो होता है, वहाँ जरीना का प्रिंट का शो हुआ, अचानक जरीना की बहुत मांग बढ़ गई। तो उसमें कई बार प्रमोटर्स मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन प्रमोट कर रहा है। आज का बिजनेस में प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है। गैंग की बात आप तो हाँ, वो गैंग भी कह सकते हैं, प्रमोटर भी कह सकते हैं। देखिए, लेकिन कला फिर भी जितना भी पैसा कला को खराब करेगी, असली कला तो अपनी शर्तों में जीवित रहती है। सिर्फ पैसे से उसका कोई रिलेशन नहीं। वो ये ठीक है कि समाज जो है, आप जो लोग खरीदते हैं हम उनको जानते हैं, वो लोग इतना पैसा अगर एक पेंटिंग पे लगाते हैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है
कि आप देखिए, मैं जब से कला का काम मैंने तो 18 साल की उम्र से शुरू किया था, लेकिन जैसे मुझे एक बार मैं लंदन गया हुसैन साहब से मिलने, उनसे इंटरव्यू करने, मैं ऐसे ही टिकट लेके चला गया। 2010 की बात है, वो 11 में, आज शायद आज ही का दिन है, उनके निधन का दिन है। तो वो अपने निधन से 6 महीने पहले की बात है ये। तो उन्होंने मुझे एक ड्राइंग बना के दी, उससे मुझे पूरा मेरे खर्चा निकल आया, पूरी यात्रा का, पूरे टिकट का, एक ड्राइंग जो उन्होंने 10 मिनट में बनाई थी। तो ये दुनिया के लाभ भी हैं कि आप आज जैसे हम जा सकते हैं बाहर, ऐसे बाहर जाना बहुत मुश्किल था। अब जैसे फाउंडेशन जैसे ये कार्यक्रम बाहर भी करती है, तो वो इससे कई हिंदी के लेखकों के लिए बड़ा मौका है जाने का। अब ये आखिरी सवाल है कि आपका हर सवाल आखिरी होता है। लास्ट में 3 सवाल थे, आखिरी थे, लेकिन इधर से समय उधर से समय मिल जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मौका क्यों छोड़े। वैसे भी जब मौका मिले, शुरू में पसीने छूट रहे थे और अब मौके मिल रहे हैं, तो फिर क्यों छोड़ा जाए। नहीं, अब ये सही में आखिरी सवाल है कि आप आज के युवा को, अभी का जो युवा है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हर एस्पेक्ट में? सिर्फ कला के क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है जीवन के हर एस्पेक्ट में। तो आप आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि हमें युवा से मैसेज देना है। मैं ये मानता हूँ कि आज भी मैं युवा से लर्न कर सकता हूँ, और वही करना चाहिए। कभी भी युवा से आप ये ना कहें कि मैं उन्हें संदेश दूंगा। संदेश क्या, मैं कोई गांधी जी तो नहीं हूँ संदेश या कोई बड़ा या कोई स्वामी नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमेशा एक दूसरे से सीखना, जो भी टैलेंट है उसको सीखो, उससे संघर्ष करो, समझो। इसीलिए मैं एज की बात कर रहा हूँ। एज इज जस्ट ए नंबर कहा जाता है कि जो व्यक्ति 18-19 साल में कुंवर नारायण, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जो बहुत बड़े कवि थे उस वक्त भी, आत्मजयी उनका बहुत चर्चित वो था प्रबंध काव्य, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आप ये सोचिए कि मेरी पत्नी दिल्ली में जब कवि कुंवर नारायण आ जाते थे, उसको वही जेलसी होती थी जो किसी पति अगर किसी और लड़की के साथ घूमता है। तो इतना मतलब स्ट्रांग था वो। तो 21 साल का फर्क था, लेकिन हम लोग दोस्त थे। तो मेरा ये मतलब ये है कि संवाद जो है साहित्य संस्कृति की दुनिया में एज से नहीं जुड़ा है। आप 18 साल के व्यक्ति से भी आप सीख सकते हैं। उनकी एक चिट्ठी है मेरे पास, जो मेरी किताब में भी है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छी तरह इस बात को लिखा है कि कैसे आदमी अपने पास को एक नए ढंग से देखता है। इसी तरह से हम अपने फ्यूचर बना लेते हैं। आज संवाद होना चाहिए। अब ये नहीं है कि पैर छुओ और देखिए, उसका उदाहरण मुझे याद है कि ये भारती जी का मजाक में उन्होंने एक बार बताया कि दिनकर जी उनको मिल गए कहीं दिल्ली में, और दिनकर जी बहुत बड़े कवि थे। तो उन्होंने अपने साथी से कहा, भारती जी ने, जिन्होंने मुझे कहा, सुरेंद्र तिवारी उनके एक मित्र थे, उन्होंने बताया था कि साले के पैर छू लेते हैं, खुश हो जाएगा। अब आप बोलिए इसका क्या मतलब है? यानी कि मतलब आदर भाव तो लेकिन मैं भारती जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक फन भी है, फन उसको, लेकिन कहीं ना कहीं आदर भाव जो पैर, मैं तो कभी पैर छुआना पसंद नहीं करता, क्योंकि कोई पैर छूता है तो बहुत एक तरह से मुझे अपमानजनक लगता है कि मेरे पैर छू रहा है कोई। नहीं, आपकी बातों से जो उम्र की बात करी आपने, और पैर छुआना आपको पसंद नहीं है, तो आप हमेशा से अपने आप को युवा ही मानते रहे हैं और आज भी युवा हैं। क्या बुरा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। और ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी है, जो कभी हम लोग अपने आप को मानने लगते हैं कि अब हम लोगों की उम्र हो गई। हम सबके अंदर बीमारियां होती हैं, हम सबके अंदर कमजोरियां होती हैं, हम सबकी भी अंधेरे जीवन होते हैं, लेकिन उसको मेरा ये कहना है कि जिस एक स्कल्पटर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके घर में जब एक बार गया तो वहां पर 10 लोग आए हुए थे उसके मित्र। सब लोग बीमारी की शाम भर बात करते रहे सब लोग। तो ऐसा जीवन जियोगे तो क्या सोच पाओगे भाई? जीवन आपका कम भी हो सकता है। मेरी पत्नी कैंसर से चली गई, यू नेवर नो आपको क्या हो जाएगा।
वो तो बहुत छोटी उम्र में चली गई। तो कई बार आपको जीवन में आपको बीमारियों में घिरे रहने की जरूरत नहीं है। अब आखिर बीमारियां तो घेर लेती हैं, ऐसा नहीं है कि बीमारियों को इग्नोर करो। मैं कह रहा हूँ कि उस पर चर्चा का विषय तो ना बनाया जाए, फ्रस्ट्रेट ना किया जाए अपने को, घूमा जाए। क्यों नहीं घूम सकते? लोग कहते हैं, मुझे कई लोगों ने कहा कि आपके पास इतना पैसा कैसे है कि आप इतना दुनिया घूमते हो। तो उसने अपनी बेटी की शादी कराई, 65 लाख रुपया खर्च किया, और उसका जो होने वाला पति था वो मेलबोर्न में काम करता था। आप देखिए 65 लाख रुपए खर्च करके क्या मिला उसे? वो बहुत बड़ा स्कल्पटर था। मैंने कहा तुमने माइकल एंजेलो का ओरिजिनल डेविड जब तक नहीं देखा तुम स्कल्पटर हो ही नहीं है। 65 लाख आप उस पर खर्च कर सकते हैं। बच्चे के एजुकेशन पे आप 20 लाख रुपया आजकल तो मिनिमम खर्च है। मतलब वो जो मेरा बेटा अपने आप जापानीज पढ़ के स्कॉलरशिप से पढ़ा, उस पर मैंने कोई खर्च नहीं किया। उसने शादी नहीं कराई तो 65 लाख वो बच गए। अब आप अगर मैंने 1 करोड़ खर्च कर दिए घूमने में, मैं कार नहीं रखता। दिल्ली में मेरी उम्र का कोई आदमी बिना कार के, मेरे पत्नी को कार पसंद थी तो मैंने उन दोनों कार रखी थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिंदगी को जानना चाहता हूँ तो मुझे मेट्रो में, बस में जीवन मिले। तो जिंदगी को देखना है तो ऐसा क्या है, लोग शादियों में क्यों खर्च करते हैं? मैं तो अगर मेरा बेटा आज शादी करे तो मैं तो उसे 100 रुपए में शादी कर दूंगा, 101 रुपया दे देंगे भाई उसको, पंडित को बुलाएंगे। कोई जरूरी है कि आप पैसा वहां खर्च करें। लेकिन हमारे यहाँ तो देखते हैं लोग शादियों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, और पढ़ाई पर तो आजकल बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। उसके पीछे एजुकेशन सिस्टम भी चालाक हो गया। ये जी बिल्कुल। पर आपने कहा कि आप युवाओं को मैसेज नहीं देना चाहते, लेकिन हर किसी से सीखते हैं। तो आज हम लोग भी समझ में आया, हमने भी एक सीख ली है कि घूमने का शौक तो बहुत है, लेकिन कभी कभी खुद को रोक लेते हैं कि अरे इस बार नहीं अगली बार जाएंगे। तो आप वो शौक जो है उसे रोकेंगे नहीं, घूमने का मन किया और घूमने निकल जाएंगे। एक बार इनके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब हमारा इस बातचीत के आधार पर मेरा प्रश्न, मुख्य लव जो आपका किताब है, आपने बहुत चर्चा की प्रमोटर्स की, मार्केट की, कि आजकल वही जरूरी हो गया है किसी भी आर्ट को बेचने के लिए, तो ये इसको भी हम आर्ट गाँव में छप चुकी है। अच्छा, मतलब इंडिया टुडे के साहित्य वार्षिकी में, आउटलुक में और सारिका में, जो कि एक जमाने में कहानी की बहुत बड़ी पत्रिका थी। तो इसमें संग्रह तो इसलिए करते हैं कि ताकि वो कहानियां बिखरी हुई हैं तो उसको एक जगह लाया जाए। और ये कहानियां आप देखिए, मैंने पहली कहानी इसमें जो सबसे पुरानी कहानी है 1976 की है, सारिका में छपी थी। मेरी उम्र 20 साल है। और ये निर्मल वर्मा जो कि बहुत बड़े कहानीकार हैं, आप सब जानते होंगे, उन्होंने मुझे इस कहानी की चर्चा की पढ़ के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा कहानीकार मेरी कहानी पढ़ के उसने चर्चा की। तो मैं कहानी 10 साल में एक हुई, 11 कहानियां हैं इसमें। तो बहुत प्रोलिफिक राइटर नहीं हूँ, जिसे कहते हैं ना रोज लिखने वाला। तो कोशिश करेगा प्रमोट करने। आपका ये मतलब आपका जो कार्यक्रम है ये है ही किताबों पर फोकस करने के लिए। तो क्योंकि कहानी संग्रह में उसमें कई सवाल हैं, मेरे उपन्यास में भी हैं, लेकिन कहानी में अलग अलग, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया कि वीमेन ओरिएंटेड सवालों पर आप लोग काफी चर्चा करते हैं, तो मुझे ये सबसे सही लगा कहानी संग्रह। ये बहुत सस्ती किताब, तो युवा को भी ये पसंद आएंगे। अब देखिए पाठक अपने ढंग से, हम तो चाहेंगे किताब पढ़िए, कार्यक्रम इसीलिए होते हैं किसी, तो उसमें बात करने के लिए थोड़ा ज्यादा तैयारी भी चाहिए थी। और एक और शुरू में ही आपने कहा था कि आप पढ़ते समझने से पहले बहुत पढ़ते थे, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि आप उसके बारे में अगर पहले से पढ़ लेते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं देखते हैं, आपने पढ़ लिया उसके बारे में, तो ये आपकी मतलब पूर्व धारणाएं इसमें काम करेंगी? ऐसा नहीं है। उदाहरण जिन्होंने सिनेमा की भाषा को बदला, बहुत सी नई बातें, उनकी टेक्निक अलग थी। हम लोग, एक बार मैंने वो फिल्म देखी, उनकी पुरानी फिल्म थी 62 की, जो कि ला कार्बिनी उसका नाम था, सोल्जर। रघुवीर साहब, मैं और नेत्र सिंह रावत जो फिल्म समीक्षक थे उन दोनों दिनमान के, हम तीनों ने उसे एक साथ देखा। वो फिल्म कभी भारत में दिखाई नहीं जानी थी,
क्योंकि वो पुरानी फिल्म थी, हमने उसको फ्रेंच सेंटर में देखा था। तो हम, रघुवीर साहब संपादक थे, बहुत बड़े कवि राइटर, उन्होंने कहा कि विनोद जी हम 3 समीक्षाएं लिखेंगे इस फिल्म की। दिनमान के 48 पेज में से 2 पेज उस पर छपे, उस फिल्म पर हम 3 समीक्षाएं छपी। आप ये सोचिए कि वो फिल्म कभी लोगों को दिखाई भी नहीं जाएगी। आज तो तब भी कुछ प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन इश्यूज जो होते हैं, जिस इशू पे बात हुई, वो तो आपको देखने के बिना भी आपको मिल जाएंगे। जैसे किसी किताब की रिव्यू है, एक किताब थी B.F. स्किनर की बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। उसका ये कहना था कि रूस का सिस्टम ज़्यादा सही है, अमेरिकन सिस्टम लिबर्टी की बात करता है लेकिन गिर रहा है। तो वो उसकी किताब की रिव्यू पढ़ के हम बहुत इशू आ गए सामने। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर पहले पढ़ लेंगे तो फिल्म कमज़ोर हो जाएगी। और कई बार आपको इवन सस्पेंस पता है आखिर में कौन मर्डरर है, तब भी आप उसको देखकर एक नए ढंग से कर सकते हैं। आज का इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि पति पत्नी और वो, ये वाला जो डिस्कशन जो होने लगा, ये बात ठीक है, बहुत बड़ा रस उत्पादन करता है इसमें, सबको मन में सुनने को बड़ा अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन प्रश्न मेरा नज़र से, एक विनोद जी जैसे एक महान व्यक्तित्व को ला करके ऐसा एक प्रोग्राम कीजिए कि जिसमें बहुत जिज्ञासा है यंग ग्रुप को। हर जगह में, हम इवन हम भोपाल में हाल में विनोद जी भी थे, देखे वहाँ पर बहुत से कलाकार, साहित्यकार वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो इंटरनेशनल टैगोर यूनिवर्सिटी में। तो उसमें बातों में क्या हो रहा था, जो हम स्टेज का बाहर एज एन ऑडियंस थे, और विनोद जी हम बहुत हमारे शुक्ला जी लोग, प्रयाग शुक्ला जी लोग, सब बहुत कलाकार लोग और क्रिटिक लोग थे वहाँ पर। लेकिन हम वहाँ पर महसूस किए थे कि जितने भी यंग ग्रुप्स है, कि उन लोग का भीतर में ना बहुत बड़ा एक क्या बोले, एक एनर्जी था, कि लग रहा था वहाँ पर हमसे चर्चा हो रहा था कि ये संवाद जो है ये होना चाहिए उल्टा। जितने भी वहाँ पर क्रिटिक्स लोग थे, जितना भी वहाँ पर साहित्यकार जो मतलब एक्सपर्ट लोग थे, उन लोग को बैठना चाहिए था ऑडियंस में, और कुछ जो प्रश्न करने वाले जो युवा कलाकार थे, युवा साहित्यकार थे, उन लोग को स्टेज में होना चाहिए। ये संवाद होना चाहिए कि उन लोग को मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन का जो संवाद, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरेक्शन होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जिज्ञासा। अभी तक उनको उत्तर नहीं मिल रहा था। वहाँ पर हम लोग क्या आपस में चर्चा कर रहे थे, जो होटल में जब हम लोग ठहरे हुए थे, करीब 2-3 घंटा, 4-5 घंटा से बातचीत चर्चा चल रहा था। लेकिन ये एक होना चाहिए कि बहुत से युवा को निमंत्रण करके उनका मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी एक चीज देखे, आजकल बहुत संडे पेंटर बन गया। संडे पेंटर मतलब हम बोलते हैं संडे यूनिवर्सिटी वाला सब पास किया हुआ है, पेंटर बहुत बन गया। लेकिन अभी तक हम लोग संडे कोई पोएट नहीं देखे, बहुत रेयर देखे, मतलब पता नहीं अपने आप लिखते हैं। और ठीक है, पोइट्री को लिए कोई ऐसा पढ़ने का जरूरत नहीं है, और एजुकेशन भी जरूरत होता है, लेकिन पोइट्री और साहित्य के लिए जितना भी होना चाहिए था उतना एज ए पेंटर बहुत है, लेकिन उस हिसाब से ये नहीं है। इसका बारे थोड़ा सा चर्चा हो तो अच्छा है विनोद जी, अगर कुछ हाईलाइट। लेकिन इनका तो जितना मुझे बताया गया था कि हम लोग का ये इशू पर, क्योंकि प्रभा खैतान का अपना एक जीवन था, उनके जीवन के बेस पर बहुत से इश्यूज हैं। और मैं समझता हूँ, देखिए वैसे तो एक बार हम लोग को यहाँ की एकेडमी ने बुलाया था, प्रयाग जी को, मुझे और रविंद्र त्रिपाठी को, हम लोगों ने काफ़ी लंबा बात भी की थी। तो जितना इंटरेक्शन हो अगर स्टूडेंट्स हो या कैंप में, वो अच्छा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की चर्चा ना हो, मतलब ये तो एक एरिया है। मतलब जी बिल्कुल। से प्रभा खेतान फाउंडेशन का ये जो कार्यक्रम है, आज जो कार्यक्रम है कलम, इस कार्यक्रम में यही होता है कि एक किताब, एक लेखक और कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें बुलाया जाए और किताब पे चर्चा की जाए, और वो लोग समाज में और ज़्यादा बात को बढ़ा पाएं। कोशिश यही है कि जो लिखने वाले, अब विनोद जी को
बताने की जरूरत नहीं है या लोगों को बताना नहीं कि ये विनोद जी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे जिनकी नई किताब आती है, नए लेखक हैं, उनको भी बुलाते हैं ताकि लिखने की हैबिट, जो मैंने इनसे पूछा था कि रीडिंग हैबिट, तो सेम थिंग इज कि रीडिंग हैबिट जो खत्म हो गई है। आज के बहुत सारे सवाल छूट भी गए मेरे, तो जो सोशल मीडिया आने से लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो कोशिश यही है प्रभा केतान फाउंडेशन की कि लोग पढ़ें, लोग लिखें और उसको जितनी ज़्यादा प्रसारित किया जा सके, यही कोशिश है। तो कुछ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, अब आप लोग यहाँ से कला की दुनिया बहुत बढ़ गई है। देखिए फेसबुक के कारण अब हजारों चित्रकार हमारे दोस्त हैं, वो लोग मैसेज में कहते हैं कि हमारी पेंटिंग देखिए, आप रवींद्र भवन में शो है, आप उसमें आइए। अब फिजिकली 2-3 क्रिटिक अभी तक हैं हिंदी में, जन्म भी 3 हुआ था और आज तक कोई नया नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है? कला पे लिखना बहुत टफ है, भाषा के हिसाब से भी, और आपको अगर सचमुच जब तक दुनिया में जाकर कला नहीं देखेंगे आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। मातीस के रंग को समझना है तो लाल रंग क्या है, उसके लिए मातीस की ओरिजिनल पेंटिंग देखनी पड़ेगी। तो मैंने जब वैन गॉग की पहली बार पेरिस में पेंटिंग देखी तो मैं दिमाग चौंक गया कि ऐसे कलर्स हैं जो रिप्रोडक्शन में नहीं मालूम पड़ता। हमारे यहाँ हिंदी में एक वरिष्ठ कला समीक्षक, वो 50 साल की उम्र में पहली बार अजंता गए, जबकि 18 साल से ही उसे जाना शुरू कर देना चाहिए अगर कोई क्रिटिक होना चाह रहा है। तो ये आप सोचिए कि बहुत मुश्किल है कि एक लेखिका कह रही कि भाई मैं कला में आना चाहती हूँ, तो हमने उसकी मदद की काफ़ी। उसके बाद जो है एक बार मालूम पड़ा कि वो जो हम लिख रहे थे उसी की कॉपी कर रही थी। वो बोली कि मैं आपका जनसत्ता का कॉलम जो है मैं बनारस में आज में छपवा लेती हूँ अपने नाम से। तो कैसे आगे बढ़ोगे? ये दुनिया तो बहुत मुश्किल है। कला, देखिए कला का लेखन सबसे मुश्किल काम है, हिंदी में खास तौर पे। अंग्रेजी में आसान है। आज मैं अंग्रेजी के जब कैटलॉग लिखता हूँ तो वो उसमें बनी बनाई भाषा है, आप टाइप करते हैं आती रहती है। हिंदी में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं बोलचाल की भाषा के पक्ष में हूँ। मैंने आधुनिक कला का इतिहास जनसत्ता में लिखा था 12 हिस्सों में। उसको जब लोग पढ़ते थे उनकी चिट्ठियाँ आती थी जिनमें एक आध आदमी तो मेरा नाम होता तो शायद वो गालियाँ देता लेकिन उसने प्रभात जोशी को चिट्ठी लिखी कि इसमें बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। मैं ये मानता हूँ कि बोलचाल की भाषा में लिखना जरूरी है कला पर, ताकि उसको आर्टिस्ट जो है आपकी कविता नहीं पढ़ना चाहता। जैसे केशव मणि लिखते थे अंग्रेजी में, पोइट्री लिखते थे। मैं समझता हूँ कि पोइट्री लिखने के लिए और माध्यम है। तो ये बातें हैं। मुझे आर्ट के बारे में आपसे, क्योंकि आप आर्ट के क्षेत्र से भी हैं, तो मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि सर हमारा देश क्यों नहीं डोमिनेट कर रहा है उनकी आर्ट गैलरीज को? नहीं, अब तो बेहतर है काफी। अब पहले देखिए वे आके स्टील की बर्तन है। मुझे एक उसकी दोस्त कह रही थी कि मैं उसके गांव गई थी और मैंने उसकी माँ की रसोई देखी, तो मैंने उसको आइडिया दिया। तो मैंने कहा तुम्हें तो बहुत बड़ी रॉयल्टी क्लेम करनी चाहिए। कार्यक्रम भी हो, बल्कि आर्ट जो है सारी चीजों को मिला के हम करें। और हम क्योंकि हमारी कोशिश आज भी रहती है कि इस कार्यक्रम में भी हम कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियां होने की वजह से सारे बच्चे बाहर हैं जो नहीं आ पाए हैं। तो अगली बार बुलाएंगे, देखिए कि गर्मी की और छुट्टियों इस कार्यक्रम की मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये किताबें आपको खरीदनी नहीं पड़ेंगी। ये हमने खरीद कर दी और साइन कराने के लिए मुझे बुलाया। तो इसलिए ये तो कोई बिक्री के लिए नहीं उनको ये है कि आमतौर पे मैंने देखा है कि लोग पिज्जा पे 300 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 300 रुपए किताब के लिए सोचने लग पड़ते हैं। मैं आपने एज 10 नंबर को प्रूव किया और हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हैं। मैं सर आपकी बातों से, मैं पेशे से प्राध्यापक हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है और मेरा बेटा सेंट जेवियर से इंग्लिश ऑनर्स करके वो स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन के लिए मुंबई गया है। तो मेरी माता जी भी यही सवाल करते हैं, कुछ तो बताओ कि वो क्या कर रहा है। तो मैं समझती हूँ, लेकिन आज के जनरेशन में भी हमारे जैसे लोग से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं
और उनकी कलाओं को भी हम लोग एक नए दिशा में जा रहे हैं। उसको एक अलग एंगल, पहले था कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कर रहे हैं। और मैं अब अपने रिकॉर्ड कर लिया श्रीमती मुक्ति शाहदेव जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज के हमारे अतिथि का सम्मान करें। हमारे उनका आइए उधर मुक्ति उधर। ओके, ओर से मैं रश्मि शर्मा आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, खासकर हमारे आज के अतिथि विनोद भारद्वाज जी और उनसे बातचीत कर शाम को यादगार बनाने के लिए एहसास मोहम्मद गाजी की पूनम आनंद जी का। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के भी आभारी हैं। आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि किताबें लेकर विनोद जी से साइन करा दें। धन्यवाद। तक तक तक